जंगल में होली का त्योहार आने ही वाला था। सब पक्षी बहुत खुश थे। सभी होली में मस्ती करने के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। वहीं पर टुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू को समझा रही थी। कुकू बेटा, होली आने वाला है। हम दोनों इस बार होली बहुत अच्छे से मनाएंगे। और हाँ, तुम बदमाशी मत करना। पिछली बार अपनी पड़ोसन कोयल बहन के बेटे को चोट लग गई थी, इसीलिए तुम ज्यादा बदमाशी बिल्कुल मत करना। ठीक है, बदमाशी नहीं करूँगा, लेकिन मम्मा मैं इस बार बहुत मस्ती करूँगा और आप मेरे लिए गुब्बारे और पिचकारी जरूर लेकर आना। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हारे लिए गुब्बारे, पिचकारी और घोंसला सजाने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर टुनी चिड़िया घोंसला से उड़ जाती है और रास्ते में देखती है कि बंटी कबूतर एक पैर पर बैठा हुआ है। वहीं जाकर टुनी चिड़िया भी बातें करने लगती है। बंटी भैया, इस दफा हम अपने अपने घरों को अच्छे से सजाएंगे और सब मिलकर होली पर खूब हल्ला गुल्ला मचाएंगे। टूनी बहन, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम सब इस बार बहुत अच्छी तरीके से होली मनाएंगे। मैं एक काम करता हूँ कि सभी पक्षियों के घोंसले को गमकते हुए ताज़ा ताज़ा फूलों से सजा देता हूँ और तुम तोता, जाबाज चील और रानू, तुम तीनों दूसरे जंगल से रंग ले आओ। मैं अपने बेटे कुकू के लिए रंग और पिचकारी लेने जा रही थी और मैं सभी के लिए रंग और पिचकारी ले आऊंगी। ऐसा ही करती हूँ, लेकिन तुम घोंसलों को अच्छे से सजा लेना। चिड़िया, तुम जाओ, मैं अपना काम अच्छे से कर लूंगा। और तुम तोता भाई से कहना रंग थोड़ा ज्यादा ले आए, ताकि हम सब अच्छे से इस बार होली मना सके। रंग की कोई कमी ना हो। ठीक है बंटी भाई, अब मैं चलती हूँ और मैं सबको लेकर जाती हूँ। इतना कहकर टुनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और तोता से कहती है, तोता भाई चलिए, दूसरे जंगल से हम बहुत सारे रंग लेकर आते हैं, क्योंकि बंटी भाई ने कहा है कि वो जंगल के सभी पक्षियों का घोंसला फूलों से सजाएंगे और हमको रंग लाने को कहा है। इस बार की होली हम पक्षी ऐसा मनाएंगे जो कभी कोई भूल नहीं सकेगा, इसीलिए इसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो दोनों उड़ जाते हैं। उसी जंगल में जाबाज चील अपनी पत्नी रानू के साथ रहता था। रानू अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। वो बैठी हुई थी कि वहाँ टुनी चिड़िया और तोता आ जाते हैं। रानू, तुम्हें नहीं पता कि कल होली है और हम सब पक्षी होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं। चलो, हम रंग लेने जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगी हमारे साथ? तोता भाई, तुम्हें अच्छे से पता है मैं इस जंगल में सबसे सुंदर हूँ। कोई पक्षी मेरे जैसा सुंदर नहीं। जाओ, तुम ही होली खेलो जाकर, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ होली। रानू बहन, होली साल में एक दफा तो आती है। सब मिलकर गुलाल उड़ाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और मजे करेंगे। चिड़िया और तोता, तुम जाओ और मजे करो, हमें तंग ना करो। हम नहीं खेलेंगे होली तुम्हारे साथ। और फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। बड़े आए थे मुझसे रंग खेलने वाले। मैं तो कल पहाड़ों पर जाकर छुप जाऊंगी। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी मुझ पर रंग गिरा दे और मेरे सारे पंख ही रंग दे। तोता और टुनी चिड़िया तो बहुत तेज उड़ रहे थे, नदी के ऊपर से गुजर रहे थे। जंगल सजा हुआ था, हर तरफ होली की तैयारियां थी। तोता और टुनी चिड़िया जंगल पहुंच जाते हैं। वो सीधे होली के सामान वाली दुकान पर जाते हैं। मुनमुन भाई, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमें कुछ लाल रंग, अबीर और मेरे बेटे कुकू के लिए पिचकारी लेनी है। देखो भाई, रंग बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये रंग जंगल के सभी बच्चे बूढ़े लगाएंगे। मुझे कोई मिलावट वाली रंग नहीं देना। नहीं भाई, इसे तुम ले सकते हो। इस बार मेरा रंग बहुत अच्छा मंगवाया है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और खुशी की बात यह है कि आज मैंने सबका दाम भी बहुत कम रखा है। ठीक है, हमारे लिए बहुत सारा रंग, अबीर, पिचकारी पैक कर दो। फिर दोनों वहाँ से होली खेलने की सब चीजें ले लेते हैं और वापस अपनी जंगल की तरफ उड़ने लगते हैं। अरे वाह, तुमने तो हमारे घोंसले को अच्छे से सजा दिया है। कबूतर भाई, हम भी पक्के रंग लेकर आए हैं। कल बहुत मजा आने वाला है। बंटी भाई, आपने तो सभी के घोंसलों को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया है और ये फूल कितनी खुशबू दे रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जाबाज चील और रानू नहीं आए तुम्हारे साथ? हम गए थे उनकी तरफ, लेकिन वो तो हर समय खुद को सुंदर सुंदर ही कहती रहती है।
वो कह रही थी कि वो नहीं खेलेंगी होली क्योंकि उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी रंगों से। इस बार तो मैं रानू को जरूर रंग से नहला दूंगा। रानू लाल रंग में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन ध्यान से कहीं गले ही ना पड़ जाए रानू तुम्हारे। और फिर शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घोंसले को लौट जाते हैं। मम्मा, मम्मा, क्या रंग ले आए हो आप? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। कितनी देरी हो गई ना। हाँ कुकू, मैं तुम्हारे लिए रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी भी लेकर आई हूँ। अब तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठोगे ना, फिर होली खेलेंगे। फिर रात हो जाती है और वो माँ बेटा सो जाते हैं। तोता जल्दी उठो, जल्दी उठो, चलो हम दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और सभी पक्षियों को रंग लगाएंगे। बंटी भाई सच पूछो तो मुझे तो आज रात नींद ही नहीं आई। मैं तो होली की खुशी में सारी रात जागता रहा हूँ। फिर दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं, सभी पक्षियों को रंग लगाते हुए। वो टुनी चिड़िया के घोंसला के पास चला जाता है और टुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर घोंसले के बाहर में बैठी हुई थी। तभी बंटी कबूतर टुनी चिड़िया से कहता है, माँ बेटा तो घर के बाहर ही बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं तो सुबह से ही यहाँ बैठी हुई हूँ। कुकू तो सारी रात से सो नहीं पाया, इतना खुश था कि बार बार उठकर चांद की तरफ देखी जा रहा था कि कब सुबह हो और कब हम मनाएंगे होली। और फिर वो सब वहाँ से मैदान की तरफ चले जाते हैं। वहाँ तो एक बड़ा सा झूला भी था। सब पक्षी एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, कोई पिचकारी से और कोई सूखे रंग फेंक रहा था। सब बहुत खुश थे। आओ आओ बंटी भाई, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। और बताओ, सब ठीक है ना? और आप इतने सूखे सूखे क्यों लग रहे हो? तभी वहाँ पर उल्लू आ जाता है और वो सभी मिलकर कबूतर को इस तरह से लाल रंग में रंग देता है जैसे वो लाल रंग का हो। दूसरी तरफ रानू पक्षियों से बचने के लिए पहाड़ों पर चली जाती है। चील जी, इन पक्षियों का शोर यहाँ तक आ रहा है। तुम चुप करके सो जाओ। अगर पक्षियों को पता चल गया तो वो आ जाएंगे यहाँ। रानू, मेरा मन तो कर रहा है जाकर पक्षियों के संग होली खेलूं, लेकिन तुम्हारे डर से मैं नहीं गया। चील जी, वो ठहरे छोटे कमजोर पक्षी, और हम कभी हमारा उनके साथ खेलना शोभा नहीं देता। वो ऐसे बैठे हुए थे कि अचानक से पहाड़ से एक पत्थर नीचे गिरता है और वो पत्थर तो सीधा रानू की तरफ आता है और वो रानू की पंख पर गिर जाता है। चील जी उठो, चील जी उठो, मैं मर गई, मेरे ऊपर पत्थर गिर गया है। क्या क्या हुआ रानू? तुम मरी नहीं हो, तुम बच गई हो। हौसला करो, बस तुम्हारी पंख दब गई है इस बड़े पत्थर के नीचे। मैं अभी इसे हटा देता हूँ। ये कहाँ फंस गई मैं? जल्दी करो, कहीं ये पत्थर मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। रानू, मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर बड़ा है, मुझसे हिलाया भी नहीं जा रहा। क्या कर रहे हो तुम? कुछ करो। देखो रानू, हमें होश में काम लेना होगा। तुम घबराओ ना, पत्थर तुम्हारी पंख पर ही है और तुम बच गई हो। मैं अभी जंगल से दूसरे पक्षियों को लाता हूँ और हम सब मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। जल्दी करो, बस जो भी करना है जल्दी करो। और फिर जाबाज चील दूसरे पक्षियों को लेने जंगल चला जाता है। पक्षियों का शोर तो दूर से आ रहा था, इसीलिए वो सीधा उन पक्षियों की तरफ जाता है। चिड़िया, कबूतर, तोता, तुम सभी ठहरो, खेल बंद करो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ चील भैया, क्यों इतने घबराए हो? तुम्हारी भाभी रानू के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया है, लेकिन वो बच गई है। पत्थर के नीचे केवल उसकी पंखी दबी है, लेकिन मुझसे वो पत्थर नहीं हटाया गया। तुम सब मेरे साथ चलो और हटाओ उस पत्थर को। चलो चलो पक्षियों, जल्दी चलो, रानू बहन की पंख पत्थर से निकालते हैं और सब अपने अपने रंग भी ले लो। और फिर सब पक्षी जाबाज चील के साथ चल देते हैं। रानू बहन, बच गई हो ना? कोई चोट तो नहीं आई? मैं तो बच गई हूँ, कहीं पंख न टूट गई हो मेरी। हम सब एक दूसरे के साथ ही सुरक्षित हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन तुम हो कि समझती ही नहीं। रानू दीदी, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें रंग से नहला सकती हूँ, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर हम तुम्हें पत्थर से निकाले तो फिर तुम्हें हमारे साथ होली खेलनी पड़ेगी। मैं खेलूंगी, जरूर खेलूंगी। और फिर वो सब मिलकर पूरा जोर लगाते हैं और पत्थर हटाकर रानू की पंख निकालते हैं। फिर कबूतर उसी पत्थर पर बैठकर पूरी की पूरी रंग वाली बाल्टी रानू पर फेंक देता है और कहता है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है।
पक्षियों मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ आ गई कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। इतना कहकर रानू सभी पक्षियों के साथ होली खेलती है और खुशी खुशी वो दिन बिताती है। एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी करने जाया करता था। एक दिन बंटी कबूतर ने देखा उसके जंगल में कुछ दूसरे जंगल के पंछी आए हुए थे, पर उन्हें जंगल में रुकने की कोई भी जगह नहीं मिली, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। अरे यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है, हम रुकेंगे कहाँ पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो सोचा था यहाँ आकर 1-2 दिन रहेंगे। वहीं बंटी कबूतर दूर से ये सब कुछ देख रहा था। तभी कालू कौवा ने उस पर चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बंटी कबूतर, क्या देख रहे हो? पैसे तो तुम्हें समय से पहले चाहिए होते हैं। हाँ हाँ भैया, अभी हाथ चलाता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर काम करने लगा। धीरे धीरे शाम हुई और पंछी जंगल में इधर उधर घूम रहे थे और काफी परेशान थे। तभी बंटी कबूतर ने उनसे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमने सोचा यहाँ कहीं होटल होगा तो वहीं रुक जाएंगे, पर यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है। हमारे जंगल में कोई होटल नहीं है, पर आप चाहे तो हमारे घर रुक सकते हैं। वैसे भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। नहीं नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अरे इसमें बोझ की क्या बात है, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आप आज रात हमारे घर रुक जाइए, फिर कल चले जाना। ये सुनकर वो पंछी बहुत खुश हुए और बंटी कबूतर के साथ उसके घर चले आए। बंटी कबूतर की पत्नी लकी कबूतरी खाना बना रही थी। जब लकी कबूतरी ने इतने सारे पंछी देखे तो काफी ज्यादा परेशान हुई। उसने बंटी कबूतर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अजी ये लोग कौन हैं? इन्हें क्यों ले आए आप हमारे घर पे? आज का तो राशन ही नहीं है, थोड़ा था उसे भी मैंने बना लिया। अरे तो चिंता मत कर, मुझे आज पैसे मिले हैं, मैं राशन ले आता हूँ। वैसे भी हमें मेहमानों से इस तरह नहीं करना चाहिए। वो तो मुझे भी पता है, पर अगर घर में दाना पानी हो तो कुछ नहीं। ठीक है, आप राशन ले आइए। इसके बाद बंटी कबूतर मार्केट चला गया। कुछ देर बाद सामान लेकर आया और फिर लकी कबूतरी ने खाना बनाया। इसके बाद बंटी कबूतर ने उन पंछियों से कहा, आप खाना खा लीजिए, थक गए होंगे। हाँ हाँ, हमें बहुत ही तेज भूख लगी थी। इसके बाद उन पंछियों ने पेट भरकर खाना खाया, जिसे देखकर बंटी कबूतर और लकी कबूतरी काफी खुश हुए। अगली सुबह पंछी जल्दी उठ गए और उन्होंने बंटी कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें अपने घर में पनाह दी थी। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं। अरे नहीं नहीं, हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अरे आप यही समझ लीजिए कि ये हमारी तरफ से उपहार है। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो पंछी वहाँ से चले गए। पंछी के जाने के बाद उसने पैसे लकी कबूतरी को दे दिए और उससे कहा, अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम इन पैसों को संभाल कर रख देना। हाँ हाँ, आप जाइए। इसके बाद बंटी कबूतर काम पर चला आया, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जंगल में कोई भी होटल नहीं है। अगर वो होटल खोल ले तो उसका काफी अच्छा चलने लगेगा, पर इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से बंटी कबूतर काफी परेशान था। इस तरह तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जो सोचा है, अगर मैं वो काम करने लगूं तो शायद कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर वो कालू कौवा के पास गया और उससे बोला, कालू कौवा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं काम करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पैसे लेकर चले गए तो? अरे कालू कौवा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ और वैसे भी मैं रोजाना काम करने तो आया ही करूँगा। ठीक है, तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे दे दो। 2 महीने काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कालू कौवा काफी सोच विचार करता है और फिर उसे 10,000 रुपए दे देता है
और कहता है, अगर तुमने काम नहीं किया तो मेरे रुपए 2 महीने में लौटा देना, क्योंकि अगर तुमने 2 महीने में पैसे नहीं लौटाए या काम नहीं किया तो तुम पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम करके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा ने बंटी कबूतर को पैसे दे दिए। बंटी कबूतर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि उसे पैसे मिल गए और वो पैसों को लेकर घर की तरफ उड़ गया। अभी बंटी कबूतर आराम से आ ही रहा था कि तभी जाबाज चील ने आकर उसके सारे पैसे छीन लिए, जिससे बंटी कबूतर काफी दुखी हुआ। अरे चोर चोर, जाबाज चील मेरे पैसे ले गया। और ये कहकर बंटी कबूतर भी उसका पीछा करने लगा और एक जगह जाकर उसने जाबाज चील को पकड़ लिया और उससे कहा, मेरे पैसे दे दो चील, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं कह रहा हूँ ना, पैसे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जाबाज चील ने बंटी कबूतर के पैसे नहीं दिए और वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक जाबाज चील के सिर पर किसी ने वार किया और जब बंटी कबूतर ने देखा तो वहाँ पर टोनी चिड़िया थी और फिर टोनी चिड़िया ने रुपए छीनकर बंटी कबूतर को दे दिया और उससे कहा, ये लो बंटी कबूतर तुम्हारे पैसे। ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वैसे भी ये चील अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर पैसे लेकर घर आ गया और धीरे धीरे उसने अपने घर के ही पास होटल बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ वो कालू कौवा के यहाँ पर काम भी करने जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीना पूरा हो गया और बंटी कबूतर का होटल बनकर तैयार था। अब बंटी कबूतर ने काम पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे अपने होटल को देखना जो था। जंगल में होटल ना होने की वजह से बंटी कबूतर का होटल काफी अच्छा चलने लगा, क्योंकि अक्सर उस जंगल में बाहर से पंछी आया करते थे। एक दिन टोनी चिड़िया उदास होकर जंगल में घूम रही थी, तभी उसे होटल दिखाई दिया। होटल देखकर वो होटल आई तो बंटी कबूतर को देखकर खुश हो गई। अरे बंटी कबूतर, तुमने होटल खोल लिया? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तुम बताओ तुम कैसे घूम रही हो? क्या बताऊं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो रहने का कहीं ठिकाना ही ढूंढ रही थी मैं। अरे ऐसी बात है तो तुम मेरे होटल में रुक जाओ, वैसे भी तुमने मेरी उस दिन काफी मदद की थी। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वो उसके होटल में रुक गई। इसके बदले उसने बंटी कबूतर को कुछ पैसे भी दिए। दूसरी तरफ बंटी कबूतर की आर्थिक स्थिति सही होने लगी थी, क्योंकि उसके होटल में बाहर के कस्टमर ज्यादा आया करते थे, जिससे उसने कालू कौवा के पैसे भी दे दिए। अब बंटी कबूतर बहुत खुश था कि गरीबों से अब वो अमीर होता जा रहा था। उसका होटल पूरे जंगल में फेमस हो चुका था, क्योंकि एक ही होटल होने की वजह से सभी उसी होटल में रुका करते थे, जिससे उसने अपने होटल में कुछ स्टाफ को भी भर्ती किया, जिसमें उसने अपनी टोनी चिड़िया को भी शामिल किया, क्योंकि टोनी चिड़िया काम ढूंढ रही थी और अब वो आराम से अपना होटल चला रहा था। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बड़ा सोचना भी पड़ता है, तभी आप अपने काम को पूरा कर पाते हैं। ये तो थी आज की कहानी।